माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी एक तरह का सिलेक्टिव डेटिंग चल रहा होता है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि फर्टिलाइजेशन एक रेस है जहां सबसे फास्ट स्पर्म जीत जाता है, लेकिन मॉडर्न साइंस बताती है कि रियलिटी उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ स्पीड और चांस का गेम नहीं है। इस प्रोसेस में इंटरैक्शन और सिलेक्शन दोनों शामिल होते हैं। ह्यूमन एग कोई पैसिव वेटिंग सेल नहीं होता। रिसर्च दिखाती है कि एग खुद इन्फ्लुएंस करता है कि कौन सा स्पर्म सक्सेसफुल होगा। जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं, उनकी जर्नी लंबी और चैलेंजिंग होती है। मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ हजार ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। ओव्यूलेशन के बाद एग फैलोपियन ट्यूब के एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंचता है, जिसे एम्प्यूला कहा जाता है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। एग का सर्वाइवल विंडो छोटा होता है, लगभग 12 से 24 घंटे। जब एग वहां पहुंचता है तो वो और उसके सराउंडिंग सेल्स केमिकल सिग्नल्स रिलीज करते हैं, जो बताते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। स्पर्म के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन्हें सही जगह पर सही वक्त पर होना पड़ता है ताकि वो इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करके एग तक पहुंच सकें। ये सिग्नल्स एक तरह का बायोलॉजिकल जीपीएस की तरह काम करते हैं, लेकिन हर स्पर्म इस सिग्नल को इक्वली डिटेक्ट नहीं कर पाता। चाहे कोई स्पर्म स्पीड में मैराथन विनर हो, एग कुछ और देख रहा होता है। जेनेटिक कंपैटिबिलिटी। एग बेस्ट स्पर्म नहीं चाहता जनरल सेंस में। वो उस स्पर्म को चाहता है जो उसके डीएनए को सबसे अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करे। अब समझते हैं चॉइस कैसे होती है। एग जो केमिकल्स रिलीज करता है, वो सब स्पर्म को इक्वली अट्रैक्ट नहीं करते। एक एग की सेंट किसी एक इंडिविजुअल के स्पर्म को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है कंपेयर टू दूसरे के। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ये प्रेफरेंस जेनेटिक डिफरेंसेस से लिंक्ड हो सकती है, स्पेशली इम्यून सिस्टम जीन्स, जिसे MHC या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी फ्यूचर बेबी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकती है। जब स्पर्म एग तक पहुंचता है तो प्रोसेस केमिकल और मैकेनिकल इंटरैक्शन का कॉम्बिनेशन बन जाता है। एग के आउटर लेयर को जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है। इस लेयर तक पहुंचने के बाद स्पर्म एक्रोसोम रिएक्शन अंडरगो करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है और अपनी टेल की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट से इस बैरियर को पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। लेकिन आउटर लेयर क्रॉस कर लेना ही फर्टिलाइजेशन की गारंटी नहीं होती। फाइनल फ्यूजन एग के मेम्ब्रेन पर होती है और ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर बाइंडिंग पर डिपेंड करती है। जब चोजन स्पर्म सक्सेसफुली एग मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाता है, एग के अंदर एक मैसिव केमिकल चेंज होता है जो तुरंत आउटर शेल को हार्ड बना देता है और बाकी सब स्पर्म के लिए एंट्री परमानेंटली बंद हो जाती है। इसी सिलेक्टिव प्रोसेस की वजह से फर्टिलाइजेशन बायोलॉजी का एक मिरेकल माना जाता है। ये सिर्फ फास्टेस्ट होने का गेम नहीं है, ये उस स्पर्म का सिलेक्शन है जिसका जेनेटिक कोड एग के डीएनए के साथ सबसे अच्छी तरह मैच करता है। लेकिन अगर एग इतना सिलेक्टिव है तो फिर कभी-कभी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? सच ये है कि एग एक पावरफुल गेटकीपर है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है और बायोलॉजिकल सिस्टम्स की लिमिट्स होती हैं। एग सिर्फ एक्सटर्नल सिग्नल्स और सरफेस इंटरैक्शंस को स्क्रीन कर सकता है। हो सकता है कोई स्पर्म स्ट्रॉन्ग स्विमर हो, एग के साथ सही इंटरैक्ट करे, लेकिन फिर भी उसमें हिडन जेनेटिक म्यूटेशन या रिसेसिव डिजीज जीन हो। ये चीजें फर्टिलाइजेशन के मोमेंट पर हमेशा डिटेक्ट नहीं होती। कभी-कभी स्पर्म और एग दोनों हेल्दी होते हैं, लेकिन मर्जिंग के दौरान या फर्स्ट सेल डिवीजन में ग्लिच हो जाता है। एवोल्यूशन परफेक्शन का एम नहीं करता, वो सिर्फ गुड इनफ टू सर्वाइव का एम करता है। एग का सिलेक्शन प्रोसेस रिस्क को काफी कम करता है, लेकिन प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता। और अगर एग बहुत ज्यादा पिकी हो जाए तो फर्टिलाइजेशन शायद कभी हो ही ना पाए।